Hi guys, this is your friend and your teacher CM में दिशा दुआ। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज फॉर योर CUET चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या ये चैप्टर सुना सुना लग रहा है? हाँ भैया हाँ, हम अभी अभी बोर्ड से एग्जाम दे के आए हैं बिजनेस में, 12th क्लास में ये पहला ही चैप्टर था और ये पहला ही चैप्टर आपका CUET में भी है ना। तो हमें कंसेप्ट्स तो क्लियर थे, बट मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये है कि आपने जो बोर्ड के एग्जाम दिए हैं वहाँ पर MCQs कम थे और आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था। यहाँ पर पूरा पेपर ही MCQ होने वाला है और MCQ में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि जो 4 ऑप्शंस आते हैं ना, हमारे पास जो 4 ऑप्शंस आते हैं ये हमें सारे ही सही लगते हैं। ऐसा लगता है ये चारों ही बातें तो सेम ही है, काला ब्लैक, डार्क काला डार्क ब्लैक, है ना। ऐसा लगता है ना सब कुछ सेम सेम है, इसी तरीके से लगता है। ऐसा ना हो हमारे साथ, उसी के लिए हमें चैप्टर को समझना भी है ना। फटाफट समझेंगे क्योंकि अभी अभी पेपर देकर आए तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट समझने में नहीं लगाएंगे। हाँ, समझना ज़रूरी है, बट बहुत ज़्यादा जैसे 12th क्लास में 5 सेशन लगा के हमने एक चैप्टर पढ़ा था वैसे नहीं पढ़ेंगे। हम क्विकली चैप्टर को रिवाइज करेंगे, कुछ टेक्निक सीखेंगे जिसके कारण हमें चीज़ों को याद करना आसान हो जाएगा। याद रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब ABCD फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे तो जितने ज़्यादा हम तैयार होंगे उतनी ही बढ़िया से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और एवरी राइट आंसर हमारे को +5 दे पाएगा और -1 वाली और हम जाना ही नहीं चाहते हैं। राइट आंसर +5, रॉन्ग आंसर -1, है ना। तो फटाफट से चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में। हमारा मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस और कोऑर्डिनेशंस, है ना। ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लास 12th में थे। तो हम फोकस CUET ओरिएंटेड ही रखेंगे। जो आपके CUET के सर्कुलर में आपके CUET.samarth.ac.in वेबसाइट जो हमारी है वहाँ पर जो टॉपिक्स दे रखे हैं हम उसी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम CUET के लिए कोई भी टॉपिक छोड़ के ना जाए, एकदम रेडी हो जाए और बेहतरीन नंबर लाकर अपने मनचाही यूनिवर्सिटी में, मनचाही कॉलेज में एडमिशन ले पाए, अपने नेक्स्ट 3 इयर्स बेहतरीन बना पाए विदाउट एनी रिग्रेट्स। करेक्ट है जी। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए ले आई हूँ माइंड मैप। वैसे तो आपको ये बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, बट जब हम एक ही जगह सब कुछ कर रहे हैं तो वाई नॉट इंक्लूड दिस। मैं ये सारे नोट्स जो भी आज हम पढ़ने वाले हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आपको 10 जगह 10 वेबसाइट्स पे अलग अलग बुक्स रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंसेप्ट्स क्या है, फंक्शन, नेचर, कोऑर्डिनेशन, उसका एसेंस, एवरीथिंग इज देयर ऑन दिस माइंड मैप, ताकि आपको लास्ट मिनट रिवीजन में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट शुरू करते हैं। क्या है मैनेजमेंट? व्हाट इज मैनेजमेंट गाइस? मैनेजमेंट मेरे बेटे ये एक प्रोसेस है, या इसको हम एक आर्ट भी बोल सकते हैं, जहां पर हम लोगों के थ्रू एंड इन्हीं लोगों के साथ, बोले तो विद एंड थ्रू अदर्स, विद एंड थ्रू अदर्स, साथ में मिलके काम करते हैं। वी डू सम वर्क, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये दोनों ही वर्ड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटे। ये 2 वर्ड्स है तो 2 वर्ड्स, बट इन दोनों वर्ड से
बहुत सारी केस स्टडीज़ बन सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे सेट्स डिफरेंट आएंगे। जिसका एग्ज़ाम 21 मई को होगा बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका 22 को होगा, सेम पेपर नहीं आने वाला है, और हो सकता है सेम दिन भी सेम क्वेश्चंस ना आए, अलग अलग सेट्स मिलेंगे आपको, तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो अगर हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी तो कैसा क्वेश्चन पूछ लो हम उसका आंसर दे देंगे, है ना। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट और अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स इन अ टीम टू रीच द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या है, आइए ये भी समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं इफेक्टिवली। इफेक्टिवली की, इफेक्टिवली बोले तो मान लेते हैं आपको एक टास्क मिला, आपको 10 पेन्स बनाने हैं एट द इन 1 डे। आपको 10 पेन्स बनाने हैं इन 1 डे। तो ये क्या हुआ, आपको एक टास्क मिला। जब आपने 10 पेन एक दिन में बना लिए तो हम बोलेंगे कि आप इफेक्टिवली काम करते हो, आप इफेक्टिवली काम करते हो। ऑन द अदर हैंड हमारे पास है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली में क्या आता है, जहां पर मान लेते हैं सेम ही है, आपको 10 पेन बनाने हैं इन अ डे, मतलब एक दिन में, बट यहाँ पर आपका कॉस्टिंग का फैक्टर आ गया एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। मतलब आपको 10 पेन तो बनाने हैं एक दिन में बनाने, मतलब आपको टास्क तो कंप्लीट करना है बट इस मिनिमम रुपी में करना है। मतलब अगर आपने 2 रुपये या 2 रुपये से कम में बना लिया तो ठीक है, बट अगर कुछ भी रुपए बढ़ गए तो आप एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हो, तो आप एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हो। ठीक मेरे बेटे, कैसे याद रखोगे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, तो सेम सेम सा वर्ड लग रहा है मेरे बेटे। इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, मैं क्या करती हूँ ना अपने दिमाग में एफिशिएंसी, जहाँ एफिशिएंसी है वहाँ मैं कॉस्ट के बारे में भी बात कर रही हूँ। तो एफिशिएंसी को एफिशिएंटली ही बोलेंगे, ग्रामर है तो एफिशिएंसी को एफिशिएंटली ही बोलेंगे। तो एफिशिएंटली जहाँ पर आएगा हम कॉस्टिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आपके पास कैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक बंदा है, उसको कुछ काम मिला है और उसकी कॉस्टिंग जो है जो बोली थी उससे ज़्यादा हो गई है, और तो आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए कि बंदा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, दोनों ही है, कुछ भी नहीं है। तो काम किया उसने बट कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई, तो मतलब एफिशिएंटली नहीं किया, इफेक्टिवली किया है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो अगेन जैसा मर्जी क्वेश्चन बन जाए आप कर लेंगे ना मेरे बेटे। अब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए अपने दिमाग में यहाँ पे एफिशिएंसी लगा लो। एफिशिएंटली मतलब एफिशिएंसी से आया है, एफिशिएंसी में कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। कॉस्ट अगर क्रॉस हो गई है जो आपने बोली थी उससे, तो आप एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। ठीक है जी, इस बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बोलो, बट नेचर ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन करते हैं। वैसे तो नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर एक ही बात होती है, पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज़ में वैसा ही है, बट सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक है और नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन तरीका, जिससे आपको ये पूरे के पूरे फीचर्स, मतलब सब सारे फीचर, कोई भी आप एक फीचर भूलेंगे नहीं, जो कि है माई चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी। माई का M, चार्मिंग का C, डैड का D, इज का I, गिविंग का G, ग्रैंड का G, पार्टी का P आपको देता है मैकडॉनल्ड पिग स्क्वायर या मैकडॉनल्ड GIP स्क्वायर, कैसे भी आप याद कर सकते हैं। और इसी के थ्रू आपके सारे फीचर्स भी याद हो जाएंगे, जो कि है मेरे बेटे मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है। मतलब मैनेजमेंट का कोई सिर्फ एक फेस नहीं है, इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं। कौन कौन से डायमेंशंस हैं? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। 3 डायमेंशन, जहाँ लोगों के बारे में बात हो रही है वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, जहाँ काम के बारे में बात हो रही है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, और जहाँ
प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने मैनेजमेंट करी और कल नहीं करी। मतलब मैनेजमेंट अगर हम करते रहेंगे तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होती, आपके बिजनेसेस में नहीं होती, बट हर जगह होती है। चाहे वो आपकी मम्मी कर रही हो, चाहे पापा कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो, पढ़ाई भी करनी है, 12th की तैयारी भी करनी थी, CUET भी पढ़ना है, बाबू से भी बात करनी है, आपका बाबू छोला है क्या, नहीं बेटे आपका बाबू भटूरा है, पढ़ाई करेंगे, आ जाओ। ठीक है, तो मतलब हर जगह लगने वाले इसकी वजह से ये परवेसिव है। चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे मंदिर हो, चाहे घर हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, हर जगह मैनेजमेंट लगता है। ठीक है जी, ये डायनेमिक है, मतलब चेंज के साथ चेंज होता है। मैनेजमेंट को चेंज के साथ चेंज होना पड़ता है, क्योंकि अगर हम चेंज के साथ चेंज नहीं होंगे तो हम चेंज हो जाएंगे, जैसे कि नोकिया हो गया, आउट हो गया ना, क्योंकि चेंज नहीं हुआ। ठीक है मेरे बेटे, तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक, इट फ्लोज विद द फ्लोज, जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे कर लिया जाता है। इट इज़ इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते, मैनेजमेंट को देख भी नहीं सकते, बट फील कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं आप किसी स्वीट्स की शॉप पे गए, जब आप स्वीट्स की शॉप पे गए, वहाँ पर जो है मिठाई के ऊपर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, जो हलवाई जी हैं वो, समझ रहे हो ना, सब उसी में क्या तेल है, क्या नमक है, क्या चीनी है और क्या पसीना है, अपन को पता नहीं चल रहा है। मतलब बहुत अनहाइजीनिक तरीके से काम हो रहा है। अनहाइजीनिक तो अलग बात है, बट आप देखो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग चोरी करके वहीं से जा रहे हैं कहीं पे, कुछ मैनेजमेंट ढंग से नहीं है, मैनेजमेंट ढंग से नहीं है। मतलब आप फील कर पा रहे हो कि मैनेजमेंट इज़ नॉट गुड। जब फील कर पा रहे हो बट देख नहीं पा रहे हो, टच नहीं कर पा रहे हो, उसी को तो इंटेंजिबिलिटी कहते हैं। आपने इंटेंजिबल असेट्स पढ़े हैं अकाउंट्स में, करेक्ट है कि नहीं? इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था। मैनेजमेंट इज एन आर्ट और अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स टू रीच द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब गोल्स अचीव करने के लिए भी है ना, गोल्स अचीव करने के लिए भी है। तो मतलब ग्रुप एक्टिविटी भी है और गोल्स भी अचीव होते हैं, विद एंड थ्रू अदर्स टू रीच द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं। अब क्या आप इसको कभी भूलेंगे? मैकडोनल्ड्स, G2IP या माई चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी इज टेलिंग यू ऑल द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप हम एकदम क्लियर है। अब यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ लें, हम एकदम कर लेंगे, है ना। उसके बारे में अभी हम कंसेप्ट क्लियर करने के बाद MCQs ही करने वाले, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जानते हैं। इंपॉर्टेंस बोल लो, चाहे सिग्निफिकेंस बोल लो, ना। मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट तो है ही। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इन कारणों के कारण, इन कारणवश इम्पॉर्टेंट है। अब इनको याद करने के लिए भी एक तरीका है, जो कि है DPSEG। मतलब ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। जब मैनेजमेंट ठीक से होती है ना, जब मैनेजमेंट हो रही होती है, तो आप जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली आप मोल्ड हो जाते हो, है ना। ऐसा नहीं कि अभी कोविड चला गया और हम कोविड वाली कहानी चला रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर हमारा सेल्स का टारगेट हमें मीट करना है, या अभी लीन सीजन है या पीक सीजन है, जैसी रिक्वायरमेंट है वो क्रिएट कर पाता है मैनेजमेंट। एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन आ पाती है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में आपकी मदद करता है। मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैम? तो एक छोटा सा टॉपिक, सिंस ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ करना चाहूँगी, जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के? बेटे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं बन मैनेजमेंट के। एक है सर्वाइवल, एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सोनल ऑब्जेक्टिव।
जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रही हूँ तो ये आगे 3 में डिवाइडेड है, और चाहे ऑर्गेनाइजेशनल बोल लो चाहे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोल लो। यहाँ पे सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ के बारे में बात होती है। सर्वाइवल बोले तो जितना हमने डाला है एटलीस्ट उतना तो निकाल ले, प्रॉफिट जितना डाला है उससे ज़्यादा, और ग्रोथ मतलब अपन को अब एक्सपैंड करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है। फिर बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी का ख्याल रखना पड़ेगा, हम रिसोर्सेज सोसाइटी से ले रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, बैकवर्ड एरियाज़ का ख्याल रखना है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, लोगों मतलब बेसिकली सोसाइटी का ख्याल रखना है। यस। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में बात होती है जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी डेवलपमेंट, उनका भी ख्याल रखना है कि उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिले, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिले। करेक्ट है मेरे बेटे? तो ये 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन 3 ऑब्जेक्टिव में से 2 ऑब्जेक्टिव जो है आपकी इम्पोर्टेंस में भी आ जाते हैं। कौन कौन से? एक है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, और दूसरा है मेरे बेटे आपका सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इससे आया DPS। जो मैनेजमेंट है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है। कि देखो समझो, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट हूँ और मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव नहीं हो रहे, वहाँ पर काम करने से जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो पा रहा है, तो क्या मैं वहाँ पे काम करूँगी क्या? नहीं। तो मैनेजमेंट जो है पर्सनल की ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। ये तो हमें डेफिनेटली पता ही है, ये हमने डेफिनेशन में भी देखा था। मैनेजमेंट इज एन आर्ट और अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो एफिशिएंसी पे तो बात होनी ही चाहिए। CY बोले तो कॉस्टिंग कम करनी है ना। और ग्रुप गोल्स अचीव करने में भी हेल्प करता है, ग्रुप एक्टिविटी भी और गोल्स भी अचीव करने हैं। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कहीं ना कहीं सब कुछ वहीं से है, और ये 2 बातें हमने ऑब्जेक्टिव से सीख ली है। इसी के साथ हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट कर लिए और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी डन हो गए। ठीक है मेरे बेटे? तो DPSEG आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट याद करने में मदद करने वाला है मेरे बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट है ना मेरा बेटा जी, जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पे मेरे बेटे आपके 3 नेचर के बारे में बात होती है। मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो हम सबसे पहले मैनेजमेंट एज आर्ट के बारे में इस स्लाइड में बात करने वाले हैं। जो नेचर है मैनेजमेंट का वो आर्ट जैसा कैसे है। तो मेरे बेटे इसके लिए आपको याद करना है, एक एक्रोनिम है जो कि है कैट। म्याऊ। आर्ट में कैट याद करना है, म्याऊ है ना, म्याऊ नहीं कैट याद करना है, क्योंकि म्याऊ से MEOW हो जाएगा। हमें बोला एक्रोनिम नहीं चाहिए, हमें कैट ही चाहिए। तो मैनेजमेंट को हम आर्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मैनेजमेंट और आर्ट। आर्ट में ना बेटे क्रिएटिविटी होती है, मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी होती है, सॉरी आर्ट में क्रिएटिविटी होती है। आपने आप चाहे मास्टर शेफ देख लो, चाहे कोई कलाकार देख लो, जो गाना वाला देख लो, चाहे डांस करने वाला देख लो, कुछ को भी देख लो मेरे बेटे, मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली होती है। तो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी दोनों ही लगती है। जो सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा। आई एम नॉट अ सिंगर एंड नॉट अ म्यूजिशियन, तो अगर कोई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। तो ये लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली है ही। ऐसे मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस भी चाहिए और क्रिएटिविटी भी चाहिए। क्यों भैया जी? जैसे रिक्वायरमेंट होगी ना मैनेजर को, जैसी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंगली क्रिएटिव होते हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि गोल्स अचीव हो पाए। ठीक है, तो क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कैसी है? पर्सनलाइज्ड है आर्ट में। कैसे? मतलब है तो सारे गामा पाधा नहीं सही, बट जैसे श्रेया घोषाल गा रही है वैसे नेहा कक्कड़ नहीं गा रही है ना। जैसे BTS बैंड गा रहा है वैसे और कौन नहीं गा रहा है? अरिजीत सिंह नहीं गा रहा है, या इंडिया के जो बैंड्स है वैसे नहीं गा रहे हैं,
है ताल सेम ही, सुर सेम ही, बट एप्लीकेशन जो है वो पर्सनलाइज्ड है। ऐसे ही मैनेजमेंट में सब कुछ जो थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस है, हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं, सब कुछ सेम ही, बट एप्लीकेशन पर्सनलाइज्ड रहेगी। ठीक है। और थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस बोले तो जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर ड्राइंग में, सारेगामा पाधा नीसा आपके गाने में, सॉन्ग्स में, सिंगिंग एज एन आर्ट में, डांस में कुछ बॉलीवुड है, कुछ सालसा एटसेट्रा एटसेट्रा, थ्योरेटिकल नॉलेज अपन के पास है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज अपन के पास है। इसीलिए हम बोल रहे हैं तीनों ही पॉइंट्स पे सिंस चीज़ें अग्री हो जाती हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सी। मैनेजमेंट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, ए। और एग्जिस्टेंस है थ्योरेटिकल नॉलेज का, टी। कुछ बातें यस आपको एफर्ट्स याद कर डालने पड़ेंगे याद करने के लिए, बट ये एक तरीका है जिससे आपको याद करना आसान हो जाएगा, है ना। जो बच्चे मेरे से 12th में पढ़े हैं वो ऑलरेडी इन निमोनिक्स को, इन एक्रोनिम्स को जानते हैं। अगर आप नए हैं मेरे साथ जो जुड़े हैं, आप मेरे नए बच्चे हैं, तो मेरे बेटे आपको, मैं आशा करती हूँ आपको इससे मदद मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं ABCD 4 ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन में आर्ट के बारे में बात हो रही है, तो अगर आपको पता है आर्ट के बारे में बात हो रही है तो हम कैट के बारे में ही बात कर रहे हैं, फिर और कुछ भी हो ना वो ऑप्शन से कंसिडर ही नहीं होता है, वो एलिमिनेट हो जाएगा वो ऑप्शन, है कि नहीं। इसलिए याद करना भी ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं मैनेजमेंट एज साइंस की ओर। मैनेजमेंट एज साइंस में भी हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को साइंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्रोनिम यूज होने वाला है वो है USP। USP मतलब जो प्रिंसिपल्स है ना मेरे बेटे, जो प्रिंसिपल्स होंगे आपके मैनेजमेंट के, चाहे आपके साइंस के एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। ऐसे नहीं कोई हिमालय पर्वत पे गया और उसने भोलेनाथ की प्रार्थना करी और प्रिंसिपल्स आ गए, नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। हाँ बेटे, भोलेनाथ की कृपा ज़रूर होगी, बट प्रिंसिपल्स जो है वो अपने आप नहीं बने, एकदम धरती से उगकर आसमान से बरसात होकर नहीं आ गए, प्रैक्टिस से बने थे। प्रिंसिपल्स जो है एक्सपेरिमेंटेशन से बने थे। चाहे वो साइंस के बारे में बात करो, चाहे आप मैनेजमेंट के बारे में बात करो, जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ना है। ठीक है, फिर ये सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, चाहे आप साइंस के बारे में बात कर लो, चाहे आप मैनेजमेंट के बारे में बात कर लो। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कैसे भी हो रही है, सिस्टमाइज तरीके से हमारे पास एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसी के थ्रू ही चीज़ें हो रही हैं। यस, बट जो यूनिवर्सल वैलिडिटी है ना, जो यूनिवर्सल वैलिडिटी है वो साइंस में तो है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इंडिया में एक्सेप्टेड है वो वैसे ही हर जगह भी एक्सेप्टेड है। जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो भी साइंस रिलेटेड चीज़ें हैं वो यूनिवर्सली वैलिड है। वैलिड, एप्लीकेबल नहीं बोल रही हूँ, वैलिड है। बट वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में वैसे नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के साथ डील करते हैं, कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स, मेटल्स, एलिमेंट्स एटसेट्रा के साथ डील नहीं कर रहे, लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपके साथ वैलिड हो सकती है वो शायद किसी और के साथ ना हो। इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन तो है क्योंकि परवेसिव है, बट वैलिड नहीं है, सिचुएशन बेस्ड है मैनेजमेंट, है ना। तो हमने देखा कि 2 पॉइंट्स तो हमारे अग्री हो रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स तो अग्री हो रहे हैं साइंस के साथ, बट ये वाला पॉइंट अग्री नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड साइंस, नो सॉरी, इट्स नॉट अ, इट्स मैनेजमेंट साइंस तो है बट इनएग्जैक्ट साइंस है, फुल फ्लेजेड प्रोफेशन में। ठीक है, साइंस है, इट इज इनएग्जैक्ट साइंस। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज साइंस, मैनेजमेंट इज बोथ, मैनेजमेंट इज नन ऑफ द अबव। तो हाँ, माना हमने मैनेजमेंट आर्ट है बट साइंस भी है, रिजिड साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। तो जब ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके मेरे बेटे, USP इज एन एक्रोनिम दैट इज गोइंग टू हेल्प यू रिमेंबर मैनेजमेंट एज साइंस। ये क्या तार मेरे साथ ना घूम घूम गोल गोल घूम रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेटिंग कर लेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
मैनेजमेंट एज प्रोफेशन समझते हैं। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन के लिए हमारे पास जो एक्रोनिम है वो है स्वीप। स्वीप है ना, स्वीप के लिए अपन के पास है ये क्या हो गया, स्वीप ऊपर लिख दिया है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम काटा मार देते हैं ऐसे। स्वीप यहाँ पर लिख दिया ना, क्योंकि अपन ने, हमारे पास ये है सर्विस मोटिव, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन। कैसे याद करेंगे, टेंशन मत लो, अभी मैं बताने वाली हूँ। देखो हम कर रहे हैं मैनेजमेंट और प्रोफेशन को कंपेयर, और हमारे पास बेसिस है स्वीप, मतलब सर्विस मोटिव। मैं प्रोफेशन में ना मोटिव जो है वो सर्विस रहता है, मतलब अगर आप डॉक्टर ले लो, लॉयर ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, कॉस्ट अकाउंटेंट ले लो, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वहाँ फोकस होता है कि जो क्लाइंट है ना उसको सर्व करना है बेस्ट तरीके से, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम होना चाहिए, ठीक है। बट मैनेजमेंट में मोटिव सर्विस नहीं होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप पार्ट होते हो, जो भी उनका मोटिव होता है वो आपका मोटिव होता है ना। तो क्या सर्विस मोटिव होता है मैनेजमेंट में? नहीं, मैनेजमेंट में ना सर्विस मोटिव नहीं होता है, यहाँ पर मोटिव होता है टू रीच द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, सॉरी हाँ, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है प्रोफेशन में। क्या मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? हाँ, यहाँ पर भी हमें पता है कि यही डिफाइंड बॉडी है जिसके थ्रू हमारे को प्रोफेशन में या मैनेजमेंट में हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। मतलब हमारे पास यहाँ पर पता है कि ये चीज़ ऐसे होनी है, ये प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी तो ऐसे करेंगे। ऐसे ही प्रोफेशन में भी है और ऐसे का ऐसा ही अपन का मैनेजमेंट में भी है। प्रोफेशन में ना एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे 5 साल पढ़ना पड़ेगा, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, तभी मैं डॉक्टर बन पाऊंगी। बट कैसा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं मैनेजमेंट में, नहीं भैया यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं 17 साल की भी हूँ ना, वैसे तो मैं स्वीट 16 हूँ, बट अगर मैं 17 साल की भी हूँ, अगर मैंने अपना बिजनेस चालू किया और मैं मैनेज करना चाहती हूँ, कर लो भैया, कोई आपको डिग्री चाहिए नहीं। मतलब यहाँ पे एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैनेजमेंट में कोई भी मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। फिर ये बात आती है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की। हर प्रोफेशन में कुछ एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आप मेरे क्लाइंट हो, मुझे आपकी सैलरी पता है, मुझे आपकी इनकम पता है, तो मैं किसी को बता सकती हूँ क्या? नहीं, एथिकली करेक्ट नहीं है। मेरा जो इंस्टीट्यूट है, जो मेरा प्रोफेशनल एसोसिएटेड बॉडी है, जब मैं प्रोफेशन में होती है तो मेरे एक प्रोफेशनल एसोसिएशन भी होता है। जैसे कि CA के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, CMA के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड पढ़ लिया था, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और प्रोफेशनल एसोसिएशन भी होता है। बट जब मैं मैनेजमेंट बात करती हूँ, यहाँ पे ऐसे कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते। कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं, जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ तो जो भी कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पर होंगे ना, मुझे वो फॉलो करने होंगे कि ये आपका तरीका है करने का काम, कि आप मंडे टू थर्सडे फॉर्मल में आएंगे और फ्राइडे को आप सेमी फॉर्मल्स में आ सकते हैं या ऑफिस कैजुअल्स में आ सकते हैं। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है। बट क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है? नहीं। आपका प्रोफेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अब मैं बात करती हूँ मैनेजमेंट के बारे में। जब हम प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में बात करें, हमने देखा था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया कॉस्ट अकाउंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। प्रोफेशनल एसोसिएशन होना पड़ता है किसी प्रोफेशन को। जैसे मैं CMA हूँ तो मैं ICMAI के साथ एसोसिएटेड हूँ, करेक्ट है। बट जब मैं मैनेजमेंट के बारे में बात करती हूँ, यहाँ पर भी ना कंपलसरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। जैसे इंस्टीट्यूट है हमारे पास AIMA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन, आप चाहो तो यहाँ का पार्ट हो सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। जैसे मैं CMA हूँ तो मुझे अपने मदर इंस्टीट्यूट के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, डेफिनेटली हैप्पीली, बट यहाँ पर कुछ ऐसा कंपल्जन नहीं है। तो आप देखोगे बहुत सारे कट हो रखे हैं प्रोफेशन को मैनेजमेंट के साथ जब मैं कंपेयर कर रही हूँ। तो क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? नहीं, इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। इट्स नॉट अ फुल फ्लेज्ड या फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो है फुल फ्लेजेड प्रोफेशन
नहीं है, इट्स नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। और इसी के साथ हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी खत्म हो जाता है बेटे। स्वीप आपको याद रखना है, मतलब एक एक्रोनिम है, अगर आपको लगता है एक्रोनिम से आपको ये चीज़ें याद करनी आसान हो जाती हैं तो दिस इज, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसी के साथ हमारा पूरा मैनेजमेंट तो कंप्लीट हो जाता है, नहीं एक टॉपिक रह जाता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रह जाता है, ये अपन हम हैं 12th पेज पे, तो 13th पेज ऐड करते हैं। चलिए बेटे एक बार ये देखते हैं, जो आपका मैनेजमेंट है ना मेरे बेटे, इसके 3 लेवल्स हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर दीज 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल को आप ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हो। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो लोग बात करते हैं हमारे गोल्स क्या ऑर्गेनाइजेशन के, क्या पॉलिसीज है, काम क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, और ये लोग इनको जाके बात बताते हैं। ठीक है, अब मिडिल वाले जो इन्होंने बोला उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटे? इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये हैं वो लोग जो यहाँ से यहाँ बात पहुँचती है और इनको एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली ये जो लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट है उन लोग के साथ काम करते हैं जो मैनेजमेंट में नहीं है। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो के साथ, बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ पीपल के साथ काम करते हैं। ये लोग इनको बताते हैं, लोग इनको बताते हैं, सबके अपने अपने रोल्स हैं। यहाँ से भी केस स्टडीज बनती है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपके पास आ ही सकते हैं, बट यहाँ से आपके पास इनडायरेक्ट केस स्टडी के फॉर्म में भी क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकते हैं। ठीक है मेरे बेटे, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझा, तीनों ही पॉइंट समझे, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, और उनके तीनों को याद करने का तरीका समझा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी जाना। अब हम चल रहे हैं अपने टॉपिक की ओर जो कि है कोऑर्डिनेशन। किधर चला गया? कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, गड़बड़ हो गई है मेरे बेटे, गड़बड़। 13th पेज कहाँ गया? टैन टैन टैन। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है मैंने पेज क्योंकि ऐड कर दिया था, तो यहाँ से फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन गायब हो गया। कोई बात नहीं, मैं वो भी बता देती हूँ आपको, टेंशन वाली बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन क्या है? पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन क्या है मेरे बेटे। कोऑर्डिनेशन क्या है? जहाँ पे चीज़ों को सिंक्रोनाइज होना होता है ना मेरे बेटे। क्या होता है? जहाँ चीज़ों को सिंक्रोनाइज होना होता है वही कोऑर्डिनेशन, वही तो कोऑर्डिनेशन होता है ना। मतलब जैसे मान लेते हैं अपन एक ग्रुप डांस कर रहे हैं, ठीक है, और हम कर रहे हैं ता थई तत्ता थई। अब मैं तो ऐसे हाथ चला रही हूँ, ता थई तत्ता थई, ठीक है, बट कोई जना है वो ऐसे करने की जगह ऐसे कर रहा है या ऐसे कर रहा है, तो भैया जी कोऑर्डिनेशन है क्या? इज इट गुड? इज इट अपीलिंग? नहीं मैम, आप तो डांस ही करने लगे बेटा, आई एम नॉट अ डांसर। बच्चों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, बट ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, पहुंचना एक ही जगह होता है जो कि गोल्स है अपने, है ना। तो कोऑर्डिनेशन तो डेफिनेटली ज़रूरी है। अब कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस तो ये रहे, बट हमारे पास फीचर्स भी है। पहले हम फीचर्स करते हैं, फिर हम इम्पोर्टेंस को देखेंगे, ठीक है। तो आपके फीचर्स क्या हैं कोऑर्डिनेशन के? इसको याद करने के लिए मेरे बेटे हमारे पास एक्रोनिम है RIPDUC, ठीक है। RIPDUC, R is it is a responsibility of manager। मतलब क्या कोऑर्डिनेशन अपने आप हो जाएगा? नहीं, अपने आप भी नहीं होगा, जिसकी वजह से डेलिब्रेट एक्शन है।
मैनेजर को डेलिबरेटली काम करना पड़ेगा, जानबूझ के काम करना पड़ेगा, कॉन्शियसली कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा, जिसकी वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डेलिबरेटली भी काम करना पड़ेगा। डेलिबरेटली, ठीक है। इससे एक्शन को इंटीग्रेशन मिलती है, मतलब जो सेल्स डिपार्टमेंट वाला है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ या परचेज डिपार्टमेंट के साथ या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ आपस में चीज़ें इंटीग्रेट हो पाएंगी, लोगों के एक्शन इंटीग्रेट हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन है, इट इंटीग्रेट एक्शन। ठीक है मेरे बेटे, ये क्या करता है? यूनिफाई भी करता है, इंटीग्रेट तो करता है एक्शन, यूनिटी भी लेके आता है। सारे ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी भी लाते हैं और यूनानिमसली आप अपने डिपार्टमेंट के गोल तो अचीव करते ही हो, बट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डेफिनेटली अचीव करना चाहते हो, विच इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ऐसा नहीं है कि आज हमने कोऑर्डिनेशन किया और कल कहा रहे यार हमसे नहीं हो पाएगा। आप समझो ना, जिस प्लेटफॉर्म पे आप CUET पढ़ रहे हो, अगर सारे टीचर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं हम तो अभी जाके पढ़ाएंगे, आपको कुछ समझ में आएगा क्या? यहाँ से चेष्टा मैम बोल रही है, यहाँ से दीक्षा मैम बोल रही है, यहाँ से दिशा मैम बोल रही है, आप कहोगे बाबा रे हमसे ना हो पाएगा, ऐसे ही होगा ना मेरे बेटे। तो इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है, इसकी वजह से ये परवेसिव भी है, इट इज़ परवेसिव एज वेल। और इसी के साथ आपका RIP DUC हो जाता है, जो कि है आपका फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक मेरे बेटे, अब आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि आपका लास्ट टॉपिक, और इसी के बाद हम MCQs करेंगे। बेटे आज का सेशन टॉपिक वाइज, समझने वाइज अपनी आखिरी सांसें गिनना है, MCQs तो करेंगे, बने रहना हमारे साथ सेशन तक के एंड तक। आइए मेरे बेटे, हमारे गर्लफ्रेंड्स तो अपन को सबको पता है ना, मेरे बाबू सोना जादू और टोना। बेटे जादू टोने से याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप, है ना। कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर अपन ग्रो करना चाहते हैं इन साइज, किसी भी तरीके के साइज में, आपके प्रोडक्शन के साइज में, आपके ब्रांचेस के साइज में, आपके टारगेट के साइज में, किसी भी तरीके से आप ग्रो करना चाहते हो, कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि फंक्शंस जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ना, जैसे अपन के पास मार्केटिंग फंक्शन है, सेल्स फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, परचेज फंक्शन है, लॉजिस्टिक फंक्शन है, ऑपरेशनल फंक्शन है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फंक्शंस करते होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सामान बनेगा तभी तो बिकेगा, उसके लिए मार्केटिंग भी चाहिए होगी, पैसे भी चाहिए होंगे, बैंकिंग भी चाहिए होगी, फिनेंसिंग भी चाहिए होगी। तो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो ये फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन कम हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि साथ मिलके काम कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तक पहुंच पाए। कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और स्पेशलाइजेशन भी आती है बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन, और इसी के कारण कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। विद दिस वी आर डन विद द एंटायर फर्स्ट चैप्टर ऑफ डिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए समरी फॉर्म में अवेलेबल है, उसको हम एंड में देखते हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम MCQs कर लेते हैं। क्या आप लोग रेडी हो? पक्का से चालू करें फिर? चलिए MCQs चालू करते हैं। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि अगर आप आज से डिसाइड कर लिया है आपने कि आपको भैया जी बढ़िया कॉलेज में जाना है, बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो तैयारी आज से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमें मई में जाके याद आ रहेगा अरे यार हमने पूरे साल तो पढ़ लिया था बोर्ड के लिए, हमने 1 महीना वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये इरिवर्सिबल डिसीजन है, समय कभी वापस नहीं आएगा, है ना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम ऐसी सिचुएशन में ना पहुंचे, इसी कारणवश अपन को MCQs आज से ही प्रैक्टिस करने हैं। तो अपनी अपनी कॉपीज़ उठा लीजिए। कॉपीज़ उठाने में आलस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में चले जाइए और जितने भी क्वेश्चन, हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी साथ में, ये 20 क्वेश्चंस आप मेरे साथ मिलके अपने आंसर साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। एट द एंड आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट भी कर पाएंगे, प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, मुझे भी पता चल पाएगा कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, कौन से बच्चे को और अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैं आपके साथ आपका हाथ पकड़ के चलेंगे ताकि आप पहुँच पाए वहाँ
जिसके बारे में आपने सोचा है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, बिकॉज ड्रीम्स हैव पावर मेरे बेटे। चलिए पहला MCQ देख रहे हैं, अपनी अपनी कॉपी या फिर कमेंट बॉक्स में अपना कर्सर ले आइए, क्योंकि आंसर आपका लिखने का समय आ चुका है। चलिए बेटा जी, पहला क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स effectively to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in a changing environment। आंसर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, चाहे मैं ऑप्शंस बोलूँ या नहीं, है ना। A मैनेजमेंट, B प्लानिंग, C ऑर्गेनाइजिंग या D कंट्रोलिंग। हाँ, हमारे 5 फंक्शंस भी है मैनेजमेंट की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जिसके बारे में इंडिविजुअल चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट DC से, इसलिए इस चैप्टर में मैं डिटेल में जाके मैंने उसको आपको नहीं समझाया है। ठीक है जी, चलिए बताइए, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ई कंट्रोलिंग, A B C के D, क्या है सही आंसर? मैम ऑफ कोर्स द आंसर इज ए, मैनेजमेंट। यही तो डेफिनेशन थी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स टू रीच द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करेंगे, तो आंसर ए अगर है तो +5 हो गए हैं आपके, एंड में इवैल्यूएट कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, which of the following features of management states that the management function cannot be performed in isolation। आप अकेले मैनेजमेंट फंक्शन नहीं कर सकते हैं। फीचर्स कैसे याद करे थे अपन ने? मैकडॉनल्ड्स, G2, IP या माई चार्मिंग डैडी इज गिविंग ग्रैंड पार्टी, इन्हीं में से कोई ऑप्शंस है तो उनमें से कोई आंसर होने वाला है ना। गोल ओरिएंटेड, हाँ है। परवेसिव, हाँ है। कॉन्टिन्यूस, हाँ है। ग्रुप एक्टिविटी, हाँ है। इन चारों के फीचर्स में आते हैं, तो इन चारों में से यस, ऑप्शन तो कोई एक ही करेक्ट होगा। मान लेते हैं जो यहाँ पर लिखा है उनमें से कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम उसे डायरेक्टली एलिमिनेट कर पाते हैं। खैर, हमने क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे को आंसर पता चल गया था कि अकेले नहीं होता है, तो मतलब साथ में होता है, तो क्या आंसर होना चाहिए? A B C के D। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना मेरे बेटे, कमेंट बॉक्स में। यस, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी बेटे, देयरफॉर द आंसर इज D टू दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन, +5 हो गए फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड व्हेन, कोऑर्डिनेशन की जरूरत कब होती है? एन इंडिविजुअल इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, जब खुद काम कर रहा है। अ ग्रुप इज वर्किंग बोथ when an individual is working independently and a group is working, neither when an individual is working independently nor when a group is working। तो हमने इंपॉर्टेंस देखी थी, नीड मतलब इंपॉर्टेंस ही होती है कोऑर्डिनेशन की, जहाँ ग्रोथ चाहिए, जहाँ स्पेशलाइजेशन चाहिए, और जहाँ फंक्शनल डिफरेंशिएशन हम कम करना चाहते हैं, है ना। फंक्शनल डिफरेंशिएशन कब होगा? जब ज़्यादा लोग होंगे। ज़्यादा लोग कहाँ हैं? A में, B में, C में के D में। क्या है सही आंसर बेटा जी? व्हाट्स द राइट आंसर? इट इज़ ऑफ कोर्स जब लोग साथ में काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन चाहिए ही होता है। करेक्ट है मेरे बेटे, इजी क्वेश्चन, इजी आंसर, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे। हाँ बेटे, देखो क्या होता है, आसान चीज़ें तब होती हैं जब हमें आती हैं। जैसे हिंदी हमें आती है तो हमारे लिए आसान है, ठीक है। हमें चाइनीज़ नहीं आती है, हमें पोर्चुगीज़ नहीं आती है, मैंने जो नहीं आता वही डिफ़िकल्ट है, जो आता है वो इजी है, ठीक है। तो पेपर इजी है था, इसका मतलब कि आपको आता था। ओके, let's do the next question। If a manager is able to achieve the target of production of 7,000 units, जो टारगेट है वो अचीव कर पा रहे हैं, है ना। आगे क्या है? बट एट अ हायर कॉस्ट, कॉस्टिंग बढ़ गई, what will it be considered? Only efficient, only effective, both efficient and effective, neither efficient nor effective। मैंने बोला था ना ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे केस स्टडीज भी बनती हैं। ओके, अभी आएगी थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पे। बताइए, ए आंसर है, बी है, सी है कि डी है? एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब एफिशिएंटली नहीं है, तो मतलब ए और सी तो नहीं है, बट क्या है? बी है, इसलिए डी भी नहीं है। आंसर इज ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, क्योंकि इसने टास्क तो किया बट कॉस्टिंग बढ़ा दी। करेक्ट है बेटे? अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और अगर सही दिया है तो +5 अपने आप को दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Management can be considered as an art, as a science, both art and science, none of the above. A, B, C के D. क्या है सही आंसर मेरे बेटे? यस, इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस. ऐसे मत समझना कि हमने तो यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस के साथ ओके नहीं होता, बट साइंस के साथ ओके नहीं होता है. यूनिवर्सल एप्लीकेशन तो है, वैलिडिटी तो नहीं है. हो सकता है सिचुएशन जैसी हो वैसे चेंज हो जाएंगे. इसके कारण हमें बोलता है मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है. ठीक है, तो इसलिए दोनों ही बोलेंगे, मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है. ठीक है, सी दिया है क्या? कमेंट बॉक्स में आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. गर्लफ्रेंड से हमने कोऑर्डिनेशन देखा था. ग्रोथ इन साइज, ओके ये तो है, तो आंसर ये नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट. हाँ, तो मतलब ये करेक्ट है. ए इज करेक्ट है ना. बी देखें फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ये भी करेक्ट है. सी स्पेशलाइजेशन, ये भी करेक्ट है. इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? गर्लफ्रेंड से आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की? तीनों इंपॉर्टेंस है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. डी दिया क्या? डी दिया क्या कमेंट में आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. CEO is at which level of management in the company. 3 लेवल पढ़े थे, टॉप, मिडिल एंड लोअर. CEO कौन से लेवल पे होता है? ऑल लेवल्स पे होता है CEO. सुपरवाइजरी लेवल पे होता है CEO. मिडिल लेवल पे होता है CEO कि टॉप लेवल पे होता है CEO? क्या है सही आंसर? A, B, C के D मेरे बेटे? यस, द आंसर इज D. टॉप लेवल पे होता है CEO, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी. ठीक है मेरे बेटा जी, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद द कमिटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी. सोसाइटी के लिए जो कमिटमेंट्स होती है वो कौन से ऑब्जेक्टिव डील करता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? हमारे को पता है ये दोनों तो सेम है, तो ये दोनों तो इन दोनों में से तो आंसर नहीं होगा अगर हम एलिमिनेशन मेथड से भी जाएं. वैसे तो क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको ऑलरेडी आंसर पता है कि नहीं? क्योंकि सोसाइटी के बारे में बात हो रही है तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स ही है, इसलिए आंसर इज बी टू दिस क्वेश्चन. बी दिया है ना. चलिए फिर क्वेश्चन 8 कर लिया है, फटाफट से 12 और क्वेश्चन है. आइए फटाफट पढ़ते हैं. ये है केस स्टडी. तो मैं सजेस्ट करती हूँ गाइज, जब भी केस स्टडी आती है तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो. इससे ना टाइम मैनेज करना आसान हो जाएगा. आपके पास 45 क्वेश्चंस आएंगे. उन 45 क्वेश्चंस में से आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. मिनट आपके पास 40 है ना. तो मतलब हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट देते हैं तो 5 मिनट लास्ट में बचेंगे, जिससे आप कुछ छूट गया होगा, रिवाइज करना होगा, वहाँ पर काम आ जाएगा. ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम है तो ध्यान से अपन को पढ़ना है. क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमारे लिए केस स्टडी में पता चल पाएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन फीचर ऑफ द मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट. ठीक है, अंबा देवी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज द सेल्स बाय 30%. कितने परसेंट? 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर. आपको कौन सा फीचर यहाँ दिख रहा है बताइए? मैकडॉनल्ड, जी स्क्वायर, आईपी मैनेजमेंट के फीचर्स हैं. ये करना चाहते हैं, 30% से इंक्रीमेंट चाहते हैं. ये चाहते हैं, चाहना क्या हो जाएगा? ऑल परवेसिव हो जाएगा, गोल ओरिएंटेड हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ये सभी कुछ हो जाएगा. चाह रहे हैं ना, मतलब कि गोल अचीव करना है. इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे बेटे? आंसर हो जाएगा इट इज बी. मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन इट्स अ कहानी. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन सच अ सिचुएशन शी विल बी. क्या कहानी है? नीचे हो रखा है क्वेश्चन, तो ऊपर से ही पढ़ लेते हैं. अजमेरी इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर इन अ कंपनी. शी हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 1 लाख यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट कॉस्ट ऑफ ₹100. 1 लाख यूनिट बेचने 100 रुपये के ईच विद इन 20 days. शी इज एबल टू सेल ऑल द यूनिट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. मतलब 20 दिन में बेच लिया उसने. बट हैड टू सेल द लास्ट 1000 यूनिट्स एट 20% डिस्काउंट. मतलब जो 100 रुपये का बेचना था अब वो 80 रुपये का बेचा है. तो आपको बताना है इस सिचुएशन में
कि क्या होगी, व्हाट विल शी बी, इज शी एन एफिशिएंट मैनेजर, इज शी एन इफेक्टिव मैनेजर, दोनों ही है, इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, ये कुछ भी नहीं है। मतलब कॉस्टिंग बढ़ गई ना, जब वो रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं कर पाई, इसका मतलब का कॉस्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है। रिसोर्सेज कम यूज़, रिसोर्सेज उसने ज़्यादा यूज़ कर लिए, 80 रुपये में बेचा 100 रुपये की जगह, काम तो करा, एफिशिएंसी नहीं है, CY नहीं है, CY नहीं है, इसका मतलब एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से C भी सही आंसर नहीं है, B या D में से कोई आंसर होने वाला है, क्योंकि B है इसलिए D नहीं है, इसलिए आंसर क्या है मेरे बेटे, शी इज़ एन इफेक्टिव मैनेजर। ऐसे क्वेश्चन बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है बेटा जी, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस हम आपको अपने सेशंस में, अपनी क्लासेस में कराते रहेंगे, क्योंकि खाली क्लास में नहीं हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम क्लास के बाद भी जितने भी क्वेश्चंस आपके, जितने भी रिसोर्सेज से, जितनी भी अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग सैम्पल पेपर से, अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेज से बन सकते हैं, मैं वो सब कुछ आपको एक ही जगह देने वाली हूँ, ठीक है। क्लास में तो हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ही, वंस यू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन द क्लासेस में तो हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे ही, बट क्लास के बाद जो आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, जो हम आपको टेस्ट कराएंगे, जो हम आपको इंडिविजुअल चैप्टर वाइज टेस्ट कराएंगे, या आपको 2-3 चैप्टर्स मिलाकर कॉम्बिनेशन में टेस्ट कराएंगे, या फुल सिलेबस का टेस्ट कराएंगे, जब हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट के टेस्ट भी देंगे खुद के लिए, जिसका आपको आंसर चेक होके भी मिलेगा, वो सब कुछ पॉसिबल है वंस यू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड विद अस। और हम बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। जैसे अभी हम क्लास में देख रहे हैं, इससे भी बहुत 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 डिटेल में जाके हम क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है मेरे बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपने कमेंट में आंसर भी लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इट्स अ केस स्टडी और आपको बताना है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है। मैनेजमेंट ऑफ गुनगुन लिमिटेड fulfills all its objectives and the organization is able to work effectively and efficiently. It is using environment friendly methods of production and disposing of the waste material either by recycling it or using the same for the landfill in such a manner that the aquatic life is not disturbed. It also provides employment opportunities to the disadvantaged section of the society. Environment, society. किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बारे में बात हो रही है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, दोनों ही है, ए और बी। ना तो ए है ना तो बी है, इसलिए डी भी नहीं है। तो आंसर क्या है मेरे बेटे? The answer is C, that is social objective. सोसाइटी का भला करना चाह रहे हैं अपन। ओके, +5 दे दीजिएगा अपने आप को अगर आपने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि आपका 12वां क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज, मैनेजमेंट को आर्ट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल, हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। आर्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था? कैट। आंसर हमें ऑलरेडी दिख चुका है ना, हमने फर्स्ट पढ़ा है। बी क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर, जैसे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड है ना। एंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स टू बी अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। लास्ट में ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, बट हम प्रोफेशनल एसोसिएशन लिखा होगा, हम मान लेते हैं क्योंकि मेंबर बोल रहे हैं ना। तो ये हमें पता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में है, ये मैनेजमेंट और ये तो कुछ है ही नहीं। यूनिवर्सल वैलिडिटी के बारे में मैनेजमेंट एज साइंस में बात करते हैं। हम बात करते हैं पर्सनलाइज एप्लीकेशन के बारे में इन आर्ट। तो आंसर क्या है मेरे बेटे? व्हाट्स द आंसर? यस बेटा जी, द आंसर इज सी टू दिस क्वेश्चन। अगर आपने सी किया है तो फिर से +5 अपने आप को दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट परटेन टू, ये ना जो नॉट लिखा होता है या नॉट नहीं लिखा होता है, ये अगर ढंग से पढ़ा नहीं, आपने एक वर्ड मिस कर दिया ना, क्वेश्चन का आंसर गलत कर दोगे। तो ये अगेन प्रैक्टिस से आने वाला, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को
और ध्यान से पढ़िएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। मिडिल मैनेजमेंट से कौन सा स्टेटमेंट पर्टेन नहीं करता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर। ऑपरेशनल मैनेजर मतलब लोअर लेवल मैनेजर, जो नीचे वाले लोअर लेवल पे काम हो रहा होगा वो मिडिल वाले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है जी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या? द इंटरप्रेटर, दे आर द इंटरप्रेटर ऑफ द पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल। जो टॉप लेवल ने बताया है पॉलिसीज उसको इंटरप्रेट करते हैं मिडिल लेवल वाले। ठीक है जी। कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मिडिल लेवल पे आपस में डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इन सब के मैनेजर्स भी तो यही है ना मिडिल लेवल के मैनेजर। तो आपस में स्मूथ कोऑर्डिनेशन में ये मिडिल वाले ध्यान रखते हैं। तो मतलब हमें ए सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, डी सही लग रहा है, बी में कुछ तो काला है, दाल में कुछ तो काला है। दया दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है, सर्वाइवल के बारे में टॉप लेवल मैनेजमेंट बात करता है, इसलिए आंसर क्या है मेरे बेटे? बी। अगर आपने बी ही लिखा है तो अगेन +5 अपने आप को दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज it is a common thread that runs through all the activities within the organization. It is implicit and inherent in all the functions of the organization. It is a force that binds all the functions of management. या फिर all of the above. क्या है सही आंसर? A, B, C के D. Of course मेरे बेटे the answer is D. तीनों ही चीज़ें सही हैं, इसी तीनों ही सही हैं, चाहे वो थ्रेड हो, हर जगह ज़रूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए, है ना। इम्प्लिसिट भी है, इनहेरेंट भी है, और एक ऐसी फोर्स है जो सारे डिपार्टमेंट्स को बाइंड करती है। यस, देयरफॉर द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डी आंसर है। +5 दे दीजिएगा अपने आप को। अगेन अगर आपने आंसर डी दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आंसर, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मेरे बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द overall organizational objectives and strategies for their realization. Overall कौन काम करता है? Strategies कौन बनाता है? Objectives कौन बनाता है? आप और मैं, या somebody who is at operational level, middle level, first line managers या top level management? कौन? बेटा जी टॉप वाले ही तो बनाएंगे ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। Yes, beta ji, the answer is D to this question. +5 once again to all those who are able to give the right answer. But अगर आपसे आंसर सही नहीं हो रहा है टेंशन मत लो भाई, ध्यान से कंसेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ पढ़ने की कोशिश करो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट? सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में क्या सब बात सही नहीं है? क्या? एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, ensure the quality of the output, they strive to reduce the wastage of resources, they ensure that the safety standards are maintained within the organization. इनकी ड्यूटी किसकी ड्यूटी नहीं है? लोअर लेवल की। लोअर लेवल की ड्यूटी है कि सर्वाइवल? नहीं ना। तो आंसर क्या है बेटे? ए, क्योंकि सर्वाइवल जो है वो टॉप लेवल की ड्यूटी है। बाकी तीनों ए बी, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो, चाहे डी ले लो, लोअर लेवल की ही ड्यूटी है। क्वेश्चन पूछा था नॉट, इसलिए आंसर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस। बट बाय चांस नहीं हो रहा है ना। प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग है कि मैनेजमेंट है? बेटे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगी एक बार यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा से देखो। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस नोन एज। कोऑर्डिनेशन नहीं है बेटे आंसर, मैनेजमेंट है इसका आंसर, क्योंकि हम गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, कंसेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
ठीक है बेटा जी, +5 दे दीजिएगा अगेन, और अगर गलत आंसर है तो -1 भी दीजिएगा, क्योंकि अपने आप को अगर हम अपने आप से ट्रू रहेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। कोई नहीं देख रहा है तो कोई तो देख रहा है जो आपको हेल्प करने वाला है वहाँ पहुँचने में जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। इफ़ यू डू नॉट इवन बिलीव इन एनी गॉड्स, आई बिलीव दैट यू माइट बी बिलीविंग इन सम पावर्स ऑफ द यूनिवर्स, है ना। जब हम सही जो हम करते हैं वही हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल काटते हैं, है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, या ऑल ऑफ द अबव। किसके लिए इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट? मैम कैसी बातें करते हो, हमको तो पता है परवेसिव है, तो आंसर डी ही होने वाला है। मैनेजमेंट तो हर जगह लगता है। +5 once again if the answer is D। बेटे बस लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड वी आर डन, फिर फटाफट से क्विकली रिवाइज करेंगे एंड वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर। देखो अगर मैं पिछले साल के बच्चों से जिन्होंने CUET एग्जाम दिया था उनसे बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि जो पिछली बार ना 50 क्वेश्चन थे, इस बार 45 क्वेश्चन हैं। पिछली बार 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, इस बार 45 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं था कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ चैप्टर से किसी किसी सेट्स में क्वेश्चन आए हुए थे, तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कि चैप्टर छोड़ के चले जाओगे और काम बन जाएगा। मैंने कुछ बच्चों से बात करी जहाँ से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मार्केटिंग चैप्टर से क्वेश्चन आ रखे थे। किसी बच्चे के सेट में सिर्फ पार्ट बी से मेजरली क्वेश्चन आए हुए थे। कोई बच्चों के चैप्टर्स में क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट 3 चैप्टर्स और फाइनेंसिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन की रेंज जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जब हम CBSE में थे या किसी भी स्टेट बोर्ड में थे तो हमें कहीं ना कहीं एक पैटर्न पता था कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस या कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट 3 चैप्टर से 16 नंबर का पेपर बनता है, ये हमें CBSE से पता था। बट यहाँ पे अपन को नहीं पता, इसलिए हमें हर कंसेप्ट को, हर चैप्टर को बहुत बारीकी से समझना भी है और इनफ प्रैक्टिस करके जाना है ताकि वहाँ पर जाके एलियन जैसा नहीं लगे। क्या था जादू वाला, ऐसे ना लगे कि बस क्या हो रहा है, ठीक है जी। आइए 19th क्वेश्चन देखते हैं ऑन योर स्क्रीन। हियर वी गो। मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस दैट इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और ऑल ऑफ द अबव। हमको पता है कुछ होता है पोस्ट DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अपन को क्या दिख रहा है? हमें सब दिख रहा है, इसलिए आंसर क्या है? All of the above. If D is your right answer, +5 is what you get in your kitty. And the last question, here we go. Keeping in view the changes in the consumer's demand and the preferences, Master Chef Bakery has reduced the sugar and fat content in its products। जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे चेंज हो गए हैं। दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्योंकि लोगों की डिमांड जो है, प्रेफरेंस जो है कस्टमर्स की चेंज हो गई है, उन्हें कम शुगरी चीज़ चाहिए, उन्हें कम फैट वाली चीज़ चाहिए, तो मास्टर शेफ बेकरी ने जो चीज़ें हैं वो हेल्दियर ऑप्शंस के साथ बनानी शुरू कर दी हैं। तो मैनेजमेंट का क्या फंक्शन दिख रहा है अपन को, क्या कंसेप्ट दिख रहा है, क्या फीचर दिख रहा है मेरे बेटे? हमें कौन सा कंसेप्ट दिख रहा है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, कि जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे अपन चेंज हो गए हैं। क्योंकि फैट और शुगर प्रोडक्ट्स कम खाना चाहता है कंज्यूमर, उसकी प्रेफरेंस बदल गई है, तो हमने अकॉर्डिंगली अपनी बेकरी के बनाने का तरीका भी बदल दिया है। तुमको मज़ा आया क्या? मन में लड्डू फूटा क्या? अगर फूटा ना तो मेरे बेटे ऐसे ही फूटता रहेगा अगर हमने साथ मिलके बाकी सारे चैप्टर्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करी, है ना। तो फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये रहे हमारा पूरा चैप्टर एट अ गो। हमने फीचर्स पढ़े मैनेजमेंट के मैकडॉनल्ड G² IP से, इंपॉर्टेंस पढ़ा मैनेजमेंट का DPS EG से, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ तो नहीं है मेरे बेटे, ये तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर मैं छोटा सा चेंज करती हूँ, ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा अपन के पास सोशल ऑब्जेक्टिव है
और अपन के पास पर्सोनल ऑब्जेक्टिव भी है ना। तो ये हमारे पास है OSP में, O के अंदर है SPG। ओके, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट के नीचे पढ़े, आर्ट में कैट, साइंस में USP, प्रोफेशन में स्वीप। ये सब एक्रोनिम्स है, दीज आर जस्ट वेज, निमोनिक्स टू हेल्प यू रिमेंबर। ठीक है जी। फिर अपन ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, टॉप, मिडिल एंड लोअर, और कोऑर्डिनेशन पढ़ा। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स RIPDUC से देखे थे, और इंपॉर्टेंस के, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस गर्लफ्रेंड से देखी थी, ग्रोथ, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। करेक्ट है। आई होप गाइज आपको मजा आया होगा। अगर ऐसे ही आप मजे और चाहते हैं तो अपने आप को एनरोल करा लीजिए हमारे CUET की क्लासेस में, जहां हम आपको पूरे सिलेबस का कवरेज देंगे, बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस देंगे। नया बैच शुरू होने जा रहा है 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को नया बैच शुरू होने जा रहा है मेरे बेटे, जिसकी क्लासेस तो आपकी मिड अप्रैल तक चलेगी, बट आपको एक्सेस आपके एग्जाम तक मिलने वाला है। ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी करेंगे, फुल टेस्ट भी करेंगे, पार्ट टेस्ट भी करेंगे। मान लेते हैं 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, उसके हमने चैप्टर्स के MCQs करे और उसके टेस्ट भी लिया, है ना। ये सब कुछ करेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। क्लास में हम क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करेंगे, बट एक्सटेंसिव वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जहां आपको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस एक ही जगह मिलेंगे। आपको अलग अलग जगह भटकने की, अलग अलग सैम्पल पेपर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी कुछ आपको एक बहुत ही मिनिमल प्राइस पे मिल रहा है, दैट इज़ ओनली एट 2999। वैसे तो कॉस्ट 3499 है, बट फॉर लिमिटेड ऑफर फॉर फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स द डिस्काउंट, देयर इज अ डिस्काउंट, अर्ली बर्ड ऑफर है, और प्राइस सिर्फ है 2999। Do not miss this opportunity and I can guarantee you, आपको कोई नहीं रोक सकता आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए। अगर आप हमारा हाथ पकड़ते हैं तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं मेरे बेटे। ठीक है। आप इसकी मोर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। ये वेबसाइट है हमारी www.studydisha.com। साथ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और CUET बेहतरीन परसेंटाइल के साथ क्लियर करके ही रहेंगे। I'll see you all guys, get yourself enrolled today. If there is any doubt, any question, तो आप जो है हमारे को पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं at the there is a phone number in the chat box, आप वो भी देख सकते हैं, और एक email ID है, let me just write it down for you, care@studydisha.com। ठीक मेरे बच्चे, आप इस वेबसाइट पे जाकर देख भी सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी प्रोवाइडेड है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप वहाँ पर भी हमारे साथ इंटरेक्टिव तरीके से क्विज़ेस करते रहें, पार्टिसिपेट करते रहें, पजल सॉल्व करते रहें। हम आपके साथ बहुत कुछ शेयर करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। आप ये सारे नोट्स यहाँ पर पा सकते हैं। लेट मी जस्ट शेयर दीज नोट्स विद यू गाइज। ओके, अभी एक स्कैनर आएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस उस स्कैनर को आपको गूगल पे लगाना है, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस द नोट्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ इन द क्लास। ठीक है जी। इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। मीनवाइल यू कैन ऑल्सो गो थ्रू टू योर वेबसाइट, लाइक द वेबसाइट www.studydisha.com पे जाओ, वहाँ पर आप CUET का कोर्स देख पाएंगे। 2999 रुपीज़ ओनली। जाके ऐड करेंगे कार्ट में, यू कैन प्रोसीड एंड मेक द पेमेंट। आपको कुछ बैंक डिटेल्स दिख रही होंगी मेरे नाम से, दिशा दुआ के नाम से कोटक बैंक का अकाउंट जुड़ा हुआ है, करंट अकाउंट। आप उन डिटेल्स पे पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज UPI भी कर सकते हैं। अपने आप को एनरोल कराइए और आगे बढ़िए। कोई दिक्कत आए, फ़ोन नंबर हमारा अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज care@studydisha.com पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे बेटे। एक्सपोर्ट हो रहा है कैनवस, आपको मिल जाएंगे नोट्स। ओके, हम पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, पक्का से हम एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात बता देती हूँ मेरे बेटे, जो वेबसाइट है वहाँ पे बैंक डिटेल्स अभी दिख रही होंगी, क्योंकि अभी रेजर पे अकाउंट जुड़ना बाकी है, बट अभी हम ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। वेबसाइट हैज़ रिसेंटली बीन डेवलप्ड, इट इज़ गोइंग टेकिंग सम टाइम फॉर टेक्निकलिटीज़ टू गेट अटैच्ड। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अभी अगर आपको एनरोल कराना है या 5
अप्रैल के बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो बिना डिले के, तो वहीं पे पेमेंट कर सकते हो। एक बार रेजर पे जुड़ जाएगा तो आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर पाएंगे, बट अभी देर मत कीजिए, इस अर्ली डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए सारी क्लासेस का, सारे टीचर्स का, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या जीके हो। यस, जीके और करंट अफेयर्स भी करेंगे हम बेहतरीन तरीके से, जब हम क्लास में पढ़ेंगे ऐसे कि हमें कोई भी न्यूज़पेपर या 10 किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ डंडन एक ही जगह पर हो जाएगा। ऑल 6 सब्जेक्ट्स एट ओनली 2999 रुपीज़। देखिए आ गया स्कैन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट इसको स्कैन करेंगे और आपके सारे नोट्स आपको एट योर फिंगर टिप्स मिल जाएंगे। ओके मेरे बच्चे, चलिए आपसे लेते हैं अलविदा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई एम टेकिंग योर लीव फॉर नाउ। This is your master teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. Lots and lots of love. Bye-bye.